Hello. So, in this lecture, we will again continue 11th class economics NCERT book, which is Indian Economic Development. और इसका चैप्टर 4 जो है हम लोग कवर करेंगे। 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं इसको देखने से पहले। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है। अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन होगा उस चैप्टर का ये। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का कि क्या एजेंडा ये चैप्टर जो है वो सेट करना चाह रहा है, जिसके बेस पे हम लोग फर्दर इस चैप्टर को जो है वो समझ पाए। सबसे पहले इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन काइंड है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, उस पूरे एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें यूनिक दिखाई पड़ती है। बाकी जो एनिमल्स है, खास करके ह्यूमन क्या है कि एक एनिमल ही है, तो बाकी एनिमल से ये यूनिक एनिमल है 2 मामलों में। क्या है वो 2 मामले कि फर्स्ट, ह्यूमन के पास ये कैपेसिटी है टू स्टोर नॉलेज एंड टू ट्रांसमिट दिस नॉलेज। ह्यूमन जो है वो नॉलेज को जो भी वो सीखता रहता है उसको स्टोर कर सकता है और उसको फर्दर जनरेशन में किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, आप उसको बुक के थ्रू या जो भी चीज़ें हैं उसको ओरली, पहले ओरली जो है वो पास ऑन किया गया इन्फॉर्मेशन को। आज के समय में मॉडर्न वेज हैं पास ऑन करने के लिए, ठीक है। तो थ्रू द कम्युनिकेशन ये जो स्टोर्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन उसको ट्रांसमिट करता है, जो इसको यूनिक बनाता है बाकी सारी जो स्पीसीज हैं अर्थ पे रहती हैं उससे। वाइल ह्यूमन हैव लॉन्ग शेयर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू कन्वर्सेशन, सॉन्ग, मॉडर्न प्रोग्रेस रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड स्किल टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। ह्यूमन ने क्या किया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर किया है थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन मीडियम्स, जैसे आपका कन्वर्सेशन के थ्रू आपका जो शेयर किया गया, सॉन्ग्स के थ्रू। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो आपको किसी भी सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी, कल्चर में देखने को मिलेगी, जिसको फोक सॉन्ग बोलते हैं, लोकगीत जिसको बोला जाता है। उसमें बहुत सारी हिस्ट्रीज जो है एम्बेडेड हैं, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो पहले की कहानियां हैं, उसको आज भी लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं, गाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन पास हो करती है। तो ये सारे मीडियम थे पहले इन्फॉर्मेशन को जो है वो करने के लिए, पास ऑन करने के लिए। आज क्या है हो गया है कि यहाँ पे मॉडर्न जो मीडियम है वो है ट्रेनिंग, स्किल्स, ये सारे तरीके हैं जिससे इसेंशियल स्किल को, इसेंशियल नॉलेज को जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो है वो डाला जाता है। तो वेज ऑफ कम्युनिकेशन की जो है बात की गई है, कम्युनिकेशन की बात की गई है, यूनिकनेस की बात की गई ह्यूमन की। उसके बाद क्या है कि द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज हायर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। एक जो एजुकेटेड पर्सन है उसका जो स्किल होगा, उसकी जो लेबर स्किल होगी, उसका जो पोटेंशियल होगा अर्न करने का, वो हायर होगा किससे, जो एक अनएजुकेटेड है उससे। जो पढ़ा लिखा कम है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो क्षमता है वो कम होगी, कैपेसिटी जो है वो कम होगी। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़्यादा स्किल होगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कैपेसिटी ज़्यादा किस मामलों में, हर मामले में, चाहे अर्न करने की बात हो, इनकम की बात हो, बाकी जो सोशल चीज़ों की बात हो, सब में। वही कह रहा है कि this education allow them to generate more income and contribute more significantly to economic growth। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो एक अनएजुकेटेड पर्सन के मुकाबले ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा, और ज़्यादा जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री की, उसमें जो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। क्या ब्रॉड बेनिफिट है एजुकेशन के? तो बियॉन्ड हायर अर्निंग, ये जो हमने ऊपर देखा कि वो ज़्यादा अर्न करेगा एक अनएजुकेटेड पर्सन से। कौन? एक एजुकेटेड पर्सन। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बेनिफिट्स देता है, जैसे आपका सोशल स्टैंडिंग, आपका समाज में एक वो होता है, एक जगह आपकी होती है, एक स्टैंडिंग होती है आपकी। ये इनोवेशन को जो है वो स्टिमुलेट्स करता है, मतलब आपको आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, आपको ये पुश करता है इनोवेट करने के लिए। कब? जब आपके पास एजुकेशन होगा। तो आइंस्टीन अनपढ़ आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। इनेबल्स आपका बेटर लाइफ चॉइसेस, हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड सोसाइटल चेंजेस, यानी कि अगर एजुकेटेड होगा तो वो सोशल उसके स्टैंडिंग होगी, इनोवेशन जो है वो ज़्यादा कर सकता है। जो लाइफ की चॉइसेस हैं, ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेने हैं, उसको वो बेहतर तरीके से ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक जानकारी होगी, समझ होगी। उसके अलावा ये जो सोसाइटल चेंजेज है उसको भी समझ सकता है कि सोसाइटी किस तरह से फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इकोनॉमी किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसके हिसाब से अपने फ्यूचर डिसीजन भी जो है वो ले सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ये सारा एक इंट्रो हो गया। उसके बाद एक एडॉप्टेशन फैक्टर की बात की गई है कि जो एजुकेटेड आदमी होता है, एजुकेटेड वर्कफोर्स होता है,
वो क्या है कि नई टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उसको बेनिफिट्स पता होंगे, वो फ्यूचर थोड़े बहुत देख सकता है। आज के समय में एआई आ रहा है, तो कोई भी एक पढ़ा लिखा जो आदमी है, बंदा है, उसको मालूम है कि एआई विल गोना फ्यूचर ऑफ दिस ह्यूमन, जो आपका सिविलाइजेशन कह सकते हैं उसको, यही फ्यूचर रहने वाला है। लेकिन जो एक अनपढ़ आदमी है, जो सपोज करिए कि आप वो मैनुअल लेबर कर रहा है, कैजुअल लेबर में कहीं पे ईंट भट्ठे पे काम कर रहा है, कहीं और खेतों में काम कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि एआई जैसी कोई चीज़ आ भी गई है, ठीक है, तो वो क्या अडॉप्ट करेगा? तो पढ़ा लिखा आदमी जल्दी से किसी टेक्नोलॉजी को आया तो उसको अडॉप्ट कर सकता है, विच इज़ अ कोर ड्राइवर ऑफ एनी नेशंस डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये जो इनोवेशन होता है, इसका जो अडॉप्शन है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। और ये कौन अडॉप्ट करके लाएगा? वो जो पढ़े लिखी वहाँ की पॉपुलेशन होगी वो। अल्फ्रेड मार्शल का एक देखो व्यू है इसमें, कि इकोनॉमिस्ट है, काफ़ी रिनाउंड जो है इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बताया कि स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट लेटेंट एबिलिटीज ऑफ पीपल हु माइट अदरवाइज हैव डाइड अननोन। अगर एक आदमी अनपढ़ है, एक आदमी को मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर क्या संभावनाएं थी, क्या क्षमताएं थी, और अनपढ़ आदमी उसी तरीके से छोटे मोटे काम करता हुआ क्या करता है, मर जाता है। उसको कभी मालूम नहीं चलता उसके भीतर की क्षमताएं। लेकिन कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है थ्रू बुक्स, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रैवलिंग, और उसके बाद उसको मालूम होता है कि उसके अंदर ये कैपेसिटीज़ है, क्योंकि उसके सिमिलर जो नॉलेज वाले लोग हैं, उसने ये चीज़ अचीव की है, देन ही कैन अचीव टू। तो इसके कारण से क्या है कि अगर आप एजुकेशन पे, कोई नेशन जो है, कोई कंट्री एजुकेशन पे स्पेंड करती है, देन दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इससे अनलॉक होती है, ये किसी भी इंडिविजुअल की लेटेंट एबिलिटी को क्या करता है, जगाता है, ठीक है, जो कि उसको कभी नहीं पता चलता अगर वो अनएजुकेटेड होता तो एक बेस सेट किया है, एक बैकग्राउंड सेट किया है इस चैप्टर ने, कि क्यों जो आपका एजुकेशन है, क्यों स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यही चीज़ कहलाती है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि जब कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है, हालांकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है, अगर उसको हम थ्रू दो चीज़ें, थ्रू एजुकेशन, जो दो सबसे कोर चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें है, बट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ, अगर इस पे इन्वेस्ट करें, इस आदमी के एजुकेशन पे, इसके हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, तो ये जो नॉर्मल पर्सन है, ये जो नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स है, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में। यानी कि एक ऐसा आदमी जो कंट्री के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दे सकता है, वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें देखो वही चीज़ें एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट एज अ कंट्री ट्रांसफॉर्म फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल, इट ट्रांसफॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन कैपिटल। जैसे कोई फिजिकल रिसोर्सेज, देखो दो रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, एक फिजिकल, एक ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वैसे जिसका फिजिकल फॉर्म है, बेसिकली जिसको आप टच कर सकते हो, ये सारी चीज़, वैसी कोई भी चीज़ जो आपके काम आती हो, जिसको आप छू सकते हो, जा करके आप अपने आसपास देख लो, आपके पास बॉटल है, आपके पास टेबल है, आपके पास चेयर है, आपके पास बुक्स है, ये सारी क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज है। आपके पास कोई मशीन्स होगी जैसे आप कुछ बनाते होगे, आपके पास जो हो ना गैस चूल्हा होगा, ये कुछ भी अपने आसपास घर में देखो, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज है। ज़मीन जो है जैसे, वो भी फिजिकल रिसोर्सेज है। बिल्डिंग जिस घर में अभी आप बैठे हो, वो फिजिकल रिसोर्सेज है। तो अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज में क्या करते हैं, कोई कंट्री इन्वेस्ट करती है, तो क्या बन जाता है, फिजिकल कैपिटल। इसमें से कुछ रिसोर्सेज जो आपके पास होगी, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रही होगी। आपका लैपटॉप हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए, कोई जैसे मान लो कि कोई किसान है, उसके लिए जो उसका हल है, वो उसके लिए क्या है, ट्रैक्टर जो उसका है, उसके लिए कैपिटल है। क्यों? क्योंकि उससे वो फर्दर इनकम जनरेशन कर रहा है। एक मिनट पे इसको क्लटरी लग रहा है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। कहने का मतलब है कि फिजिकल रिसोर्सेज जो है आपका, वो फिजिकल कैपिटल पे कन्वर्ट हो सकता है अगर आप अच्छे से उसको ध्यान दो, उस पर इन्वेस्ट करो। जैसे ट्रैक्टर जो किसान का है, वो उसके लिए कैपिटल है, तो और ज़्यादा ट्रैक्टर खरीद ले, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें खरीद ले जो उसके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा हो। जैसे कोई फैक्ट्रीज है, जितने ज़्यादा फैक्ट्री लगाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में, मतलब कि जेब में नहीं, आपकी जेब में पैसे लेके आए या फिर इन्वेस्ट आपके प्रोडक्शन को बूस्ट करे, वो कैपिटल है। बाकी अगर सिर्फ वो फिजिकल फॉर्म में है, कोई आपके आसपास जो इस्तेमाल हो रहा है, वो बस रिसोर्स है। उसी तरीके से ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, जैसे कोई हो स्टूडेंट है, कोई वर्कर है, ये काम का है,
अभी भी ये काम का है, वर्कर है, कोई काम का है, लेकिन इसको ह्यूमन कैपिटल कब बोलेंगे? जब इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। कैसे? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द हेल्थ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें करोगे तो ये ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, ये अब इसके पोटेंशियल, डॉक्टर इंजीनियर के पोटेंशियल वर्कर के पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट के पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो क्या इसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे? बोलेंगे स्टूडेंट और वर्कर को, लेकिन कैपिटल किसको बोलेंगे? इंजीनियर और डॉक्टर को बोलेंगे। साइकिल एक बन जाती है फॉर्मेशन की। साइकिल में क्या है कि सोसाइटी रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि क्या है कि हम जैसे ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोफेसर हमने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए, प्रोफेशनल प्रोड्यूस किए, तो ये प्रोफेशनल जो है वो और ज़्यादा फिर से नए जो है प्रोफेशनल, नए जो आपका एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी उसको प्रोड्यूस करेगी, उसी में कुछ प्रोफेसर वापस से बनेंगे, फिर और जो है आपका इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। फिर वो नए प्रोफेशनल और आपका एजुकेटेड वर्कफोर्स को या फिर एजुकेटेड पर्सन को प्रोड्यूस करेगा। साइकिल ऐसे चलती रहेगी। यानी कि जैसे ही हम ह्यूमन कैपिटल में एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, वो फर्दर अगेन नए ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है, वो इकोनॉमी, वो कंट्री। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीपल टू इंक्रीज दियर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। सेम चीज़ें वही रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये क्या है बेसिकली, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो चैप्टर का जो बेसिकली एक एजेंडा है बात करने का, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन दियर एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सारी चीज़ें जो देखने वाले हैं हम लोग, उसमें इन्वेस्ट करने का एक प्रोसेस है टू इंक्रीज दियर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, उसके फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को ताकि इंक्रीज किया जा सके। किस लिए? ताकि और ज़्यादा इनकम जनरेशन जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको इन्हांस किया जा सके। क्या सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए? तो ये 5 चीज़ें हैं जिस पे अगर इन्वेस्ट किया जाए फर्दर, तो ह्यूमन का जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स है वो बन सकता है आपका किसमें? ह्यूमन कैपिटल में। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट इन दीज 5 की एरियाज। व्हाट आर दीज एरियाज? फर्स्ट एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करो, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, ऑन जॉब जो ट्रेनिंग है देखेंगे अभी हम लोग सब देखने वाले हैं। 4th है आपका माइग्रेशन एंड 5th है इन्फॉर्मेशन। सो फिर से एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये 5 सोर्सेस है आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सो सबसे पहले एजुकेशन को देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज एनालॉगस टू अ कंपनी स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। ये इसी जैसे ही आप किसी पर्सन के एजुकेशन पे स्पेंड करते हो, ये वैसा ही है जैसे कोई कंपनी जो है अपने कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करती है। जैसे ये मशीनें खरीद ली कंपनी ने, तो इसका प्रोडक्शन जो है, कैपेबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने किसी इंडिविजुअल के एजुकेशन पे जो है वो इन्वेस्ट किया, तो उसकी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, कमाने की क्षमता है, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जो फ्यूचर प्रॉफिट है, इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ये चीज़ है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बढ़ा दो, ज्ञान बढ़ा दो किसी आदमी का, वो अपने आप संभल जाएगा। दूसरा है कि हेल्थ का, जैसे कोई एक लेबर है जो सिक है, उसको डिजीज़ है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बिल्कुल या तो बहुत कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ वीकनेसेस, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज पे, ठीक है, सिकनेस पे। तो वही है कि एक जो वीक लेबर है, एक जो बीमार जो लेबर फोर्स है, वो क्या करेगा कि वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी कम होगी। यानी कि हेल्थ जो है एक वाइटल इनपुट है नेशन के डेवलपमेंट का। अगर आप कंट्री के हेल्थ, अगर वर्कफोर्स की हेल्थ वहाँ पे सही नहीं है, तो वो कभी कंट्री अपनी फुल कैपेसिटी में कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, अपनी जीडीपी को कभी भी इन्हांस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हेल्थ पे इम्पॉर्टेंट एक आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या बन जाता है? एक इंडिकेटर बन जाता है, की इंडिकेटर। हेल्थ एक्सपेंडिचर के और बहुत सारे फॉर्म हैं, आप देख लो क्या क्या फॉर्म्स हैं। जैसे इसमें आप प्रिवेंटिव मेडिसिन का, कि हम बीमारी को आने ही नहीं दे, प्रिवेंट करके रखें। जैसे वैक्सीनेशन जितने सारे हो गए, पोलियो की खुराक पहले लगा लो तो भविष्य में आपको पोलियो का भी पूरे लाइफ टाइम में नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी जो वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन अभी फिलहाल आई। क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि अगर आपको बीमारी चलो हो गई, सिक आप हो गए, तो क्या है कि चलो आप अपने ट्रीटमेंट को लो, ख़त्म करो उस बीमारी को। फिर है कि एक सोशल मेडिसिन भी होती है। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है जैसे हेल्थ लिटरेसी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, जैसे कि अगर आपको फाइनेंसेस के बारे में पता है तो आपके पास जो भी मनी है उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो।
उसी तरीके से एक हेल्थ लिटरेसी होती है कि एंटीबायोटिक के बारे में आप अवेयर हो कि एंटीबायोटिक कब खानी है कब नहीं खानी है, यानी कि का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओ, बट ये पता चले कि उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लो। फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है हेल्थ लिटरेसी में कि प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, कार्ब्स कितने इंपॉर्टेंट है, फैट कितना लेना चाहिए बॉडी में। ऐसा नहीं कि आप तला भुना दिन भर खाते रहो ताकि आप फूल करके वो हो जाओ। इस तरीके से चीज़ें होती है कि हेल्थ लिटरेसी भी होनी चाहिए इंसान के पास। उसके बाद इन चीज मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, साथ में आपका क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। ओवरऑल जो एजेंडा है वो ये है कि इन चीज़ों पे, इन फॉर्म्स जो हेल्थ एक्सपेंडिचर के जो फॉर्म्स है उस पर अगर सरकार खर्च करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ये नेशनल डेवलपमेंट को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दूसरा इंडिकेटर हुआ आपका क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। थर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब क्या है कि कोई सपोज करो वर्कफोर्स है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, अगर उसकी ट्रेनिंग में, वर्कफोर्स की ट्रेनिंग में, चाहे वो इंटरनल ट्रेनिंग हो, वही ऑफिस में ट्रेन करे 1-2 दिनों के लिए, या फिर ऑफ कैंपस लोकेशन पर ट्रेनिंग हो, जैसे होता है ना कि 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स अगर करवाना हो, कोई और चीज़ें स्किल डेवलपमेंट करवाना हो, तो ये क्या कर सकती है, कंपनी भेज सकती है बाहर। तो इस तरह की चीज़ें मतलब अगर परफॉर्म की जाए फॉर्म्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा अपने वर्कफोर्स पे, देन दे कैन रिकवर दीज कॉस्ट थ्रू इनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है कि अगर आपने अपने वर्कर के ट्रेनिंग पे काम किया, खर्च किया, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी तो अल्टीमेटली फायदा किसको करेगा, उसी फॉर्म्स को, उसी कंपनी को। ठीक है, जैसे अभी एआई वाला आ रहा है, तो एआई को चाहे मतलब कि अगर कोई कंपनी अपने वर्कफोर्स को एआई की यूज के बारे में अवेयर करती है, उसको ट्रेन करती है प्रॉपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। बहुत सारे काम जो है वो एआई कर दे रहा है बहुत चंद मिनटों में। ठीक है, जिसको आपको करने में 2 दिन 3 दिन लग रहा था। तो इससे ये हो सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंस हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। फोर्थ इज माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे? जैसे क्या करते हो कि आप जैसे माइग्रेशन पे खर्च कर सकते हो, अपने घूमने फिरने पे खर्च करते हो, इवन कि इकोनॉमिक में, जैसे मैं सोशल नॉर्मल माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप खुद ट्रेवलिंग पे भी निकल जाते हो ना, तो आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे नॉलेज में आपके इजाफा हो गया तो आपका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो गया। यही बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो इकोनॉमिक माइग्रेशन की बात की गई है कि लोग क्या करते हैं, मान लो कि कोई डॉक्टर है इंडिया में, उसको हो सकता है कि 2 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल पा रहा हो, लेकिन अगर ये मूव करके, माइग्रेट करके कहाँ चला जाए, यूएसए चला जाए, तो इसको हो सकता है कि वही 2 लाख जो है वो 6 लाख के आसपास उसको पर मंथ मिल रहा हो। तो इसकी पोटेंशियल, मतलब कि इसका जो पोटेंशियल था उस पर था, इसकी अर्निंग पहले नहीं थी, अभी इनकम इसकी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो ही कह रहा है कि पीपल मूव इन सर्च ऑफ हायर सैलरीज, हायर वेजेस। ठीक है, बट इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट। ये जो जाएगा, ठीक है, बोला कि आप फ्लाइट टिकट लेके जाओगे तो उसके पैसे लगेंगे आपको, वहाँ पे रहोगे तो हो सकता है लिविंग कॉस्ट उसके हायर हो, जो भी कॉस्ट होगा वो लगेगा, बट इट इंक्रीजेज, माइग्रेशन इंक्रीजेज योर अर्निंग पोटेंशियल। एक टर्म है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं वेज डिफरेंशियल, कि एक कंट्री में कुछ वेज है, दूसरी कंट्री में अलग वेज है। तो अगर कोई कम वेज वाले कंट्री का कोई बंदा है, वो अगर चला जाता है इस हायर वेज वाले कंट्री में, जैसे कोई इंडिया से यूएस चला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी जॉब में चला जाए उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो ज़्यादा सेव कर सकता है, ज़्यादा अपने घर भेज सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका, जैसे रूरल, आप देखते हो कि रूरल अर्बन माइग्रेशन कॉमन अपने आसपास देखते हो कि लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कुछ लोग, और इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, जैसे इंडिया यूएस का एग्जांपल हमने दिया। तो ये आपका माइग्रेशन भी एक तरीका है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। फिफ्थ है आपका इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास बेटर इन्फॉर्मेशन, देखते हो आप ना, ये कंपनीज में जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अंदर की आ जाती है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट कर सकते हैं एक दिन। मतलब प्रिंट नहीं करेंगे, मतलब बना सकते हैं, कमा सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर इन्फॉर्मेशन के पास आपका एक्सेस है कि आसपास क्या चल रही है, जो भी आपके फील्ड का इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना एनहांस कर सकते हो, अपनी अर्निंग को एनहांस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो, इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई देखो, इसमें कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी टू अक्वायर डेटा अबाउट लेबर मार्केट सच एज सैलरी लेवल एंड द टाइप ऑफ स्किल प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर डेटा आप अक्वायर कर लेते हो किसका, लेबर मार्केट्स का, जैसे कि सैलरी लेवल्स कौन सी कंपनी में क्या है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्विच कर सकते हो कि मेरी पोटेंशियल पे कोई और सेम बंदा वो उस कंपनी में ज़्यादा उसको पैकेज मिल रहा है, मुझे 12 लाख मिल रहा है, उसको 20 लाख मिल रहा है, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, आप स्विच कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का बेसिकल मतलब है कि उसी सेम एफर्ट पे आप ज़्यादा कमा रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक, उसी तरीके से आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूट है जो स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रही है, अच्छा जो अभी जिसकी डिमांड है मार्केट में, आप जा करके उसको ले सकते हो। उसमें भी आप कॉस्ट डिफरेंशिएशन देख सकते हो। सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो फिफ्थ आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया कि वैसी कोई भी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में हो और वो किसी भी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सके, जैसे मशीन्स वगैरह होगी, वो फिजिकल कैपिटल में आता है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आ गया कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है, मतलब जिसको इन्हांस की गई होगी आपका थ्रू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करके, हेल्थ पे इन्वेस्ट करके, वो क्या है आपका ह्यूमन कैपिटल है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, क्या क्या देखो, टेंजिबिलिटी की बात सबसे पहले हुई है कि फिजिकल कैपिटल जो है वो टेंजिबल है, यू कैन टच इट। अगर आपके आसपास कोई मशीन है, जैसे कोई बेकर है जो आपका ब्रेड बनाता है, तो उसके लिए उसका फिजिकल कैपिटल क्या क्या हो सकता है, उसका जो ओवन है वो उसका फिजिकल कैपिटल हो सकता है। किसान के लिए मैंने आपको बताया कि उसका जो ट्रैक्टर है वो हो सकता है। मोटा भाई जो अंबानी साहब हुए, उसकी जो फैक्ट्रीज है, उसकी जो मशीनें हैं, वो उसके लिए फिजिकल कैपिटल है। तो क्या कर सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, सारी चीज़ें टेंजिबल है, और साथ में आप उसको कॉमोडिटी की तरह जो है वो सेल कर सकते हो। जब भी आपको मन करे, किसान अपना ट्रैक्टर बेच देगा, जब भी जो है वो जो ये बेकर है अपना ओवन बेच देगा, कभी इसको बिजनेस बंद करना हुआ तो ये क्या है कि आप इसको कमोडिटी की तरह सेल भी कर सकते हो, और साथ में टेंजिबिलिटी का इसमें फैक्टर है कि आप इसको छू सकते हो। ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनटेंजिबल है। आप किसी के नॉलेज को छू सकते हो क्या, किसी के स्किल को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। वो क्या है, कहाँ है, मतलब कहाँ लाई कर रहा है, वो उसके बॉडी में लाई कर रहा है, उसके माइंड में लाई कर रहा है, वहाँ पे है। आपकी जो आपका नॉलेज आपके दिमाग में है, कौन इसको छू सकता है, नहीं छू सकता। तो नहीं छूने के कारण ये इंटेंजिबल है जो ह्यूमन कैपिटल है, जबकि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है। सेपरेबिलिटी की देखो बात की गई कि फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। ये जो किसान है उसको उसके ट्रैक्टर से कभी भी हटाया जा सकता है, उसको चुराया जा सकता है, लेकिन क्या आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पोटेंशियल है, उसको आपसे जो है वो जुदा कर दिया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फिजिकल कैपिटल है उसकी लिमिटेशन है ये कि कभी भी उसके ऑनर से उसको छीना जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कभी भी आपसे अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में है वो। तीसरा फैक्टर है आपका मोबिलिटी का, कि फिजिकल कैपिटल इज मोबाइल अक्रॉस द बॉर्डर। अगर ये जो ट्रैक्टर है, ये जो मशीनें हैं, अवंस है, इसको जो है वो जैसे बोला ना कि कमोडिटी की तरह इसको सेल कर सकते हैं, तो सेल कर सकते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको किसी भी कंट्री में जा करके आप उसी को होता है ना कि अपना प्रोडक्ट बना लो और आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दो, तो अक्रॉस द बॉर्डर आप उसको सेल कर सकते हो। इस पे कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कुछ टैरिफ वगैरह लगा दिया जाए, कुछ इंपोर्ट टैक्स आपको किसी कंट्री में देना पड़े, तो हो सकती है, बट इसको आप पूरे वहाँ पे पूरे अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द ग्लोब आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसको जो मोबिलिटी है, इसका जो आपका माइग्रेशन है, किसके थ्रू, नेशनैलिटी के थ्रू, कल्चर के थ्रू। जैसे अगर इंडिया को कोई आप यूएस जाना है तो जा सकते हो क्या, लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कोई प्रोडक्ट अपना यूएस, तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर यूएस आपको काम करने के लिए जाना है तो आप ऐसे इजीली नहीं जा सकते, आपको वीज़ा चाहिए होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, एम्बेसी आपको बार बार दौड़ाएगी उस वीज़ा के लिए, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए तो आपका जो आपने वो जो मूवी देखी थी डोंकी, वो लोग करोड़ रुपए दे करके आपका मैक्सिको से घुसने का कोशिश करते हैं वो इलीगली, लेकिन फिर भी उनको घुसने नहीं दिया जाता। यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी जो मोबिलिटी है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली स्टॉप्ड है, नहीं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बट वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है किसके कंपैरिजन में, जो फिजिकल कैपिटल है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा मोबाइल है फिजिकल जो आपका कैपिटल है। उसके बाद डिप्रिसिएशन की बात होती है कि जो किसान का ट्रैक्टर है, जो बेकर का अवन है, उसकी वैल्यू क्या, जब नई थी वो चीज़, मान लो कि नई जब एक्स थी नई लाने पे, तो क्या उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी, नहीं, वो समय के साथ डिप्रिसिएट करेगी। उसका जो ट्रैक्टर है किसान का वो धीरे धीरे पुराना होगा, उसमें वेयर एंड टीयर होगा, कुछ पुर्जे टूटेंगे, कुछ चीज़ें टूट फूट होगी उसमें, तो उसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे डिक्रीज होगी। जब भी किसी कैपिटल गुड्स में समय के साथ वेयर एंड टीयर आने से उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है, वो आपका क्या कहलाती है,
डिप्रिसिएशन कहलाती है। जैसे कोई ड्राइवर है, उसने एक गाड़ी खरीदी है चलाने के लिए, तो एक कार है, सपोज उसने कार खरीदी, कार की वैल्यू मान लो कि 10 लाख रुपए आज के समय में, 2 साल 4 साल बाद क्या वो जब उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है? नहीं, हो सकता है उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए हो जाए, क्योंकि वो पुरानी हो गई। तो मार्केट में जब वो बेचने जाएगा तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। तो फिजिकल कैपिटल डिप्रिसिएट विथ यूज एंड एजेस, जो टाइम के साथ और उसके यूज के साथ जो है वो घटता है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो डिप्रिस, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि संभावना बताया जा रहा है कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है। बट क्या कर सकते हैं, जैसे एजिंग के साथ अगर कोई आदमी बूढ़ा हो रहा है तो हो सकता है उसके सोचने की क्षमता थोड़ी डिक्रीज हो जाए, उसकी एनर्जी, उसका जो अपना हेल्थ है वो डिक्रीज होगा, वैसी बात है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। बट इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इस ह्यूमन कैपिटल के डिप्रिसिएशन को, फिजिकल कैपिटल के नहीं। ये तो पुराना होगा तो घटेगा ही घटेगा जब आप यूज करोगे तो, और टाइम जाएगा तो। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल में डिप्रिसिएशन है, उसको आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट किसमें, हेल्थ में और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर करके आप उसको डिप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे प्रॉपर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो 75 ईयर की एज, जैसे ट्रंप देख लो ना, आप हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लो, ये लोग एक्टिव है। पॉलिटिशियंस को देख लो कि बहुत ज़्यादा एज होने के बावजूद भी एक्टिव होते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल तो है वो। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका एजुकेशन है वो कंटिन्यू जो है वो अपग्रेड हो रहा है, वो सीख रहे हैं बार बार। तो इन सारी चीज़ों को ह्यूमन कैपिटल में डिप्रिसिएशन को आप स्टॉप कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, फिजिकल में नहीं। नेचर ऑफ बेनिफिट्स देखो क्या क्या हो सकते हैं आपका। तो फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट्स, जैसे जो ऑनर है जिसका, जैसे मान लो कि ये जो ट्रैक्टर है वो किसान के लिए ही सिर्फ करेगा, अवन जो है वो उसी बेकर के लिए सिर्फ कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके अगेंस्ट में या फिर इसके इतर जो है वो, ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्रिएट कर सकता है बोथ प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि वो जो जिसके पास ये नॉलेज होगी उसको तो बेनिफिट करेगा, उस पर्सन को, उसकी इनकम को बूस्ट करने में, साथ में ये सोशल बेनिफिट्स भी क्रिएट करता है। जैसे कि ये और सोसाइटी को, जैसे हो सकता है कि वो टीचर बन जाए, वो बहुत सारा इम्पैक्ट लेके आ जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, फिलोसफर बन जाए, तो ये आपका सोसाइटी को भी क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। जैसे आपका एन एजुकेटेड सिटीजन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी कैन क्रिएट मोर वेलफेयर टू द पीपल, समझ लो। तो इसका कहने का सिंपल मतलब है कि फिजिकल कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर के लिए फायदेमंद होगा जिसके पास रहेगा, बट जो ह्यूमन कैपिटल है वो उसके लिए फायदेमंद होगा, साथ में बाकी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नॉट मैंडेटरी। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना ये जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सो देयर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन एजुकेशन, हेल्थ एंड नेशनल इनकम। दिस कंट्री में ये दो इंडिकेटर काफ़ी अच्छे होंगे। अब जैसे यूरोपियन कंट्री देख लो, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी स्किल्ड है और सबकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी है। कैसे लोग वहाँ पे आराम से 90 ईयर की एज तक वो जो है जी जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। थोड़ा टंग मंग स्लिप करे तो आप ध्यान मत देना इस पर, ठीक है, वो होता है जब लंबा इसमें के लिए लेक्चर होगा तो होगा। तो हेल्थ वेल्थ अगर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, तो नेशनल इनकम उसका उस कंट्री का अच्छा होगा। तो ये डायरेक्ट मतलब क्लियरली ये लिंक है, इसमें स्टेब्लिश किया जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला देखो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है सबसे पहले जीडीपी को। एक एजुकेटेड और हेल्दी जो पर्सन होगा वो क्या करेगा कि एक अनइंटरप्टेड और हाई क्वालिटी ऑफ लेबर जो है सप्लाई करेगा उस इकोनॉमी को, जिसके कारण उसका जो रियल नेशनल इनकम होगा वो क्या होगा, बूस्ट होगा। जैसे आप चाइना में देख लो, लेबर फोर्स की क्वालिटी अच्छी है, हेल्थ उन लोगों का अच्छा है, तो क्या है कि वो जैसे ही ये किसी पर्सन के पास आएगा ना, तो वो बिना रुके बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो लेबर आपको प्रोवाइड कर सकता है। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जीडीपी ग्रो होगा, नेशनल इनकम ग्रो होगा, ये सारी चीज़ें मतलब आप समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। कैजुअलिटी डिबेट में होता है कि काउज एंड रिलेशनशिप, मतलब लोग डिबेट करते रहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। किताब में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों पे कहा गया है कि डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं निकाल सकते। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक 5 घंटे डिपेंड कर, देखो सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक कोई 5 आवर पढ़ रहा है, एक कोई 10 आवर पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखोगे क्वांटिटी, आप सीधे देखोगे तो लगेगा कि यार जो 10 आवर पढ़ रहा है वो ज़्यादा, मतलब बैठ रहा है जो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और जो 5 आवर पढ़ रहा है वो कम इंटेलिजेंट होगा। लेकिन पता चलेगा कि जो 5 आवर पढ़ रहा था उसके पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये डिबेट चलती रहती है कि मतलब डायरेक्ट काउजल रिलेशन है कि नहीं। ये बुक में मतलब चैप्टर में डिस्कस किया गया, वो मैं यहाँ पे नहीं ला रहा, डायरेक्ट मुद्दे पे ये आते हैं कि ये जो आपका एविडेंस, कुछ जो इंपेरिकल एविडेंसेस है उसने सजेस्ट किया है बाई डायरेक्शनल कैजुअलिटी, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, आपका इफेक्ट करता है। जैसे हायर इनकम अगर किसी पर्सन का होगा, देन इट लीड टू ह्यूमन कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, एंड हाई ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो लीड टू हायर इनकम।
समझ रहे हो आप? जैसे एक हमने 9th क्लास में एक सकल और विलास की स्टोरी देखी थी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल में जिसमें बात किया गया था 9th क्लास में। उसमें क्या था कि एक के पेरेंट्स ने, दोनों के पेरेंट्स गरीब थे, बट एक ने क्या किया, उसको पढ़ा दिया। तो एक का बच्चा पढ़ गया, इंजीनियर बन गया वो। अब क्या है कि उसका जनरेशन एजुकेट होता रहेगा, क्योंकि एक बार ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसके सारे जनरेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एंड स्किल पे तो फोकस किया जाएगा, बाकी सारे जनरेशन पे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो उसका पूरा एक वर्चुअस साइकिल बन गया। लेकिन एक बार जो बीमार रह गया, एक बार जो विलास या सकलों में से कोई होगा, वो क्या था कि वो बेचारा पढ़ लिख नहीं पाया था और वो मछली बेचता रह गया अपनी माँ की तरह। तो वो क्या है कि फिर उसका जो बेटा होगा वो भी मछली बेचेगा। वो ऐसे मतलब चांसेस हैं, हो सकता है वो पढ़ लिख जाए, बट चांसेस है कि वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल ना बन पाए, उसकी जनरेशन है। तो वही है कि ये बाई डायरेक्शनल है। अगर एक बारी हायर इनकम आई तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो जाएगा, अगर एक बारी ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो गया तो इनकम जो है वो हायर हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को जो है वो आपका इफेक्ट कर रहा है। ये कॉज रिलेशनशिप है बेसिकली, दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल है ये। उसके बाद क्या है कि फ्यूचर ट्रेंड देख लो कि जो नॉलेज लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो एआई आ गया है, आ भी रहा है, मशीन लर्निंग आ गई है, बिग डेटा आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई है। क्या है इस पर नहीं जाना आपको, बट नई टेक्नोलॉजीज आ गई, नई चीज़ें आ गई है। उसके कारण से जो नॉलेज लैंडस्केप है, जो आज की आपकी नॉलेज है, वो कल जो है वो रहेगी कि नहीं यूजफुल, वो जरूरी नहीं है। जिसके पास 5 साल पहले जिसने अक्वायर किया था इंजीनियरिंग की डिग्री, वो जरूरी नहीं है कि वो काम की हो, क्योंकि अब उसको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी टू गेट अ जॉब इन द कंपनी। इसीलिए क्या है कि अब जो है वो दिस क्रिएट्स हाई डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर इन मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड डेटा साइंस। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि अब एक किसी डिसिप्लिन में आप पारंगत हो, एक किसी सब्जेक्ट में आप पारंगत हो तो पहले काम चल जाता था। पहले आप जो ठीक है वो मतलब एक किसी फील्ड में थे, अब आपको मल्टीपल फील्ड, अब कोई वैसा सेपरेट डिवीजन नहीं है, सब कुछ जो है इंटरकनेक्टेड हो गया है। इसी को बोलते हैं कि सब कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। इसी सारी चीज़ों की बात करता है आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। उसमें आपका जैसे कि जो ज्योग्राफी से जो रिलेटेड है वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है वो आपको हो सकता है कुछ और चीज़ से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है और सरकार इस चीज़ को समझ गई है और इसने एजुकेशन में भी ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट स्टडीज़, ये मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें कोई भी आपका सोशल साइंस का आदमी आकर के पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि पहले क्या था कि ज्योग्राफी में जिसने ग्रेजुएशन किया था, मान लो उसको मास्टर्स में ज्योग्राफी में ही जाना होता। अगर आपके पास मास्टर्स इन ये ग्रेजुएशन बीए इन ज्योग्राफी नहीं है तो आपको कभी भी एमए इन ज्योग्राफी में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे खुल रहे हैं जो मल्टी डिसिप्लिन है, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ है, तो इसमें गांधीयन स्टडीज़ है। इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, गांधीयन स्टडी तो चलो सेपरेट हो गया, डेवलपमेंट स्टडी, आप ज्योग्राफी के हो आ जाओ, आप पॉलिटिकल साइंस के हो आ जाओ, आप कॉमर्स के हो आ जाओ। तो अब बाउंड्री वो जो है वो ब्लर हो रही है और एनईपी में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है आपका, ये हो गया आपका फ्यूचर ट्रेंड पे। अब बात करते हैं आपका कि ये दो टर्म है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लो। दोनों सुनने में थोड़ा सेम लग रहा होगा कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट, सेम ही तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वही कह रहा है कि ये सिमिलर साउंड कर सकता है, बट इसका जो प्रॉपर्टी है, पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ये जो कैपिटल की बात कर रहा है ना, ह्यूमन कैपिटल, नाम में ही कैपिटल लगा हुआ है, तो हमेशा ये प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट से बात करेगा। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। अब देखो इसके नाम में क्या लगा हुआ है, डेवलपमेंट लगा हुआ है। जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो एक वर्ड आएगा वेलबींग। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोल रहा है कि ये तो इंटीग्रल एस्पेक्ट है किसी भी ह्यूमन के वेलबींग का। कौन? एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो प्रोवाइड करना ही चाहिए आपको। ये बोल रहा है कि यार नहीं, एजुकेशन एंड हेल्थ को प्रोवाइड कब करो? उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ये बोल रहा है कि क्या बात कर रहे हो, ये तो कोई भी बच्चा पैदा हो उसको ये दो चीज़ें तो आप दो ही दो, चाहे वो आपका लेबर बने या ना बने, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या ना करे, देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके। बहुत सारी जैसे क्या है कि देखा हमने कि डिसीजन वो बेटर ले सकता है, बहुत और सारी चीज़ें कर सकता है, तो इसकी बात कर रहा है। तो कैपिटल का मतलब प्रोडक्टिविटी, एक सेंट्रल की वर्ड याद रखो। डेवलपमेंट का मतलब ओवर वेलबिंग, ह्यूमन दोनों में है। फिर ह्यूमन कैपिटल बोल रहा है कि एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस, इफ इट डज नॉट ट्रांसलेट into the output of goods and services।
अगर क्या करता है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया किस पे, एजुकेशन एंड हेल्थ पे, किसी भी आपका ह्यूमन पे, अगर वो प्रोडक्टिविटी वो अनप्रोडक्टिव रहेगा, अगर उसने आउटपुट को इन्हांस नहीं किया तो किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। कहने का सिंपल मतलब ये कि आपने पैसे लगाए किसी के एजुकेशन को अच्छा करने में, स्किल डेवलपमेंट में, किसी कंपनी ने उसको इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में, ये सारी चीज़ों में, अगर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट था वो अनप्रोडक्टिव माना जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर राइट्स, ठीक है, एंड इंटीग्रल टू वेलबींग इवन इफ दे डोंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस ना करे, अगर वो अनप्रोडक्टिव भी हो जाए, तब भी क्या है कि ये इंटीग्रल है, ये एक राइट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, क्या, एजुकेशन पाना और हेल्थ फैसिलिटी जो है वो पाना। और सिंपल, ये अपना पर्सपेक्टिव इसका है, ये अपना पर्सपेक्टिव इसका है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल के बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक राइट्स की बात करता है, एक आपका प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, एक आपका वेलबींग की बात कर रहा है। तो ये दो कीवर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट याद रखने हैं, वेलबींग और आपका राइट्स, और इसमें आपका सिर्फ और प्रोडक्टिविटी याद रखोगे तो चल जाएगा काम। अ स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया क्या है, देखो ये इंडिया की जो पॉलिटी है वो फेडरल है। इंडिया जो है वो फेडरल गवर्नेंस वाला आपका, मतलब जैसे एक स्टेट है, उसके बाद वो सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट, ये सारी चीज़ें पॉलिटी में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, बट हाँ बस यहाँ पे दिया जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर आर कैरिड आउट बाई यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये जो आपका दो जो क्रूशियल चीज़ें हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन और हेल्थ, ये फेडरल पॉलिटी होने के कारण, फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण यूनियन भी इसको कवर करती है, मतलब केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी इस पर काम कर रही है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से आपका नवोदय विद्यालय हो गया, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वो आपके एम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से स्टेट, बाकी जितने सारे आप अपने आसपास स्कूल देखते हो सरकारी, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट, ये आपका जो भी लोकल पीएचसी आपका है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो किसके हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो दोनों मिलकर काम कर रही है। जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत है, ये सारी चीज़, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये भी इस पर काम कर रही है। ये कहा जा रहा है इस पर क्यों ज़रूरी है जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ह्यूमन कैपिटल, ये खास करके एजुकेशन और हेल्थ पे, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि दीज सर्विसेज क्रिएट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स। इसको ईजिली जो है वो हटाया जा नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के जितने सारे लोग हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसके उस पर बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट डालती है। अगर मान लो कि किसी के पास एक पुअर क्लास का कोई आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या नहीं पढ़ा पाएगा। अगर सोचो नहीं पढ़ा पाएगा तो इस साइकिल में फंसा रहेगा वो। तो क्या है कि इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है अपना, कि चलो हम आपके लिए क्या करते हैं, सरकारी स्कूल खोलते हैं, अब सरकारी में पढ़ाओ विदाउट फीस, ठीक है। आरटीई लेके आ गई गवर्नमेंट 2009 में कि आपको मुफ्त शिक्षा मिलेगी किसी भी बच्चे को, आपका 14 ईयर ऑफ एज तक। उसके बाद भी आपको सरकारी स्कूलों में जाओगे, कॉलेजों में जाओगे तो फीस काफ़ी कम होगी। तो ये काफ़ी उसके अलावा हेल्थ पे आप देख लो कि हॉस्पिटल से गवर्नमेंट के पैसे नहीं है तो जाकर के आप दिखाओ अच्छे डॉक्टर से वहाँ पे। तो क्या है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। वहीं क्या है कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हो सकते हैं वो इसके उलट पे क्या कर सकते हैं, मोनोपोली एक्वायर कर सकते हैं, और मोनोपोली एक्वायर करेंगे तो उसकी फ़ीस उसके कंट्रोल में होगी, उसका जो आपका जो कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट उसके कंट्रोल में होगी, जिसके कारण से कंज्यूमर को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। हॉस्पिटल अच्छे अच्छे खोले, स्कूल अच्छे अच्छे खोले, और कैपिटल को जो है फॉर्म करे, ह्यूमन कैपिटल को। रेगुलेटरी बॉडीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बनाई है, जैसे एनसीईआरटी है, एजुकेशन के लिए सारी है। एजुकेशन के लिए आपका 3 बॉडी यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल। एनसीईआरटी आपका हो गया, जिसकी बुक आप ये पढ़ते हो। यूजीसी आपका हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो। और उसके बाद जो एआईसीटी हो गया, जो टेक्निकल सर्विसेज, वोकेशनल सर्विसेज है, उसको जो सर्टिफाई करती है, उसके लिए जो बॉडी काम करती है। यूजीसी का है, हायर एजुकेशन के लिए काम कर रही है। एनसीईआरटी आपका ये बुक वगैरह बना रही है। तो ये सारा आपका एजुकेशन सेक्टर में हो गया। और ये देखो एजुकेशन है यहाँ पे। बाकी जो हेल्थ सेक्टर के लिए है आपका आईसीएमआर हो गया, मेडिकल वाला फील्ड पे, और आईएमसी जो आपका हो गया, मतलब कि नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन, सॉरी आईएमसी अब बन गया, शायद इंडियन मेडिकल काउंसिल हो गया, आईएमसी इसीलिए मेरे टंग पे आ गया, देख लेना आप। मतलब कि जो मेडिकल सेक्टर है उसके लिए कुछ बॉडीज गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। जो हेल्थ सेक्टर है, सॉरी एजुकेशन सेक्टर है, उसको सुपरवाइज करने के लिए एनसीईआरटी यूजीसी जैसी इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपका ये हो गया। कुछ डेटा दिया गया है, देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि क्या क्या ट्रेंड रहे हैं आपका, खास करके एजुकेशन के। देखो डेटा ये 6%, ये सब मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का डेटा का हम याद मत करना, आउटडेटेड डेटा होता है ये। इसको बस एक
पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो, समझने के लिए। जैसे स्पेंडिंग की बात करिएगा गवर्नमेंट की, तो ओवरऑल क्या ट्रेंड रहा है, तो क्या क्या है कि थोड़ा सा राइज हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म में तो राइज हुआ है। जैसे पहले जो टोटल गवर्नमेंट खर्चे करती थी, पहले 1952 में उस टोटल खर्चे का 7%, लगभग 8% जो है वो 7.9% 1952 में खर्च कर रही थी। आज जो लगभग वो 16.5% खर्च कर रही है। आज नहीं, ये 2020 का डेटा है, इसको नहीं काउंट करना है आपको, ठीक है। तो समझ गए कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या है कि ये जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है आज भी, यानी कि जितना परसेंट जीडीपी का खर्च करना चाहिए वो देख लो, वो आपका 0.64% यहाँ पे हो रहा था 1952 में खर्च। आज जो है वो, आज नहीं, ये आपका 2020 के आसपास का डेटा बता रहा है, ये लगभग 4.5% था, 4.4% था। लेकिन क्या है कि और डिक्रीज हुआ, आज रिसेंट डेटा आप जाकर देखोगे तो ये 3% से भी कम हो गया है, तो घटा है उल्टा। तो ओवरऑल ये सारे चेंजेस आए कि पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है, 1952 के हिसाब से तो बढ़ गया है। बट ये इनएडिक्वेसी की बात कर रहा है कि अभी भी ये बहुत जो है वो ज़्यादा नहीं है, इतना होने पे भी, कि अभी भी जो रिकमेंडेड जो आपका परसेंटेज होना चाहिए जीडीपी का जो एजुकेशन पे खर्च किया जाए, वो कमीशन एक बना था आपका एजुकेशन कमीशन 1964-66 में, उसने बोला था कि 6% आपको जीडीपी का खर्च करना चाहिए आपकी कंट्री के एजुकेशन पे वो। बट अभी क्या है कि आपका लगभग 3% के आसपास है, ये भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। फंडिंग मेजर्स से देखो आप, गवर्नमेंट क्या करती है कि ये इसने एक सेस नाम का एक वो लेके आई है, टैक्स टाइप पे कह लो, ये टैक्स ऑन टैक्स है बेसिकली, कि जो भी जितने सारे यूनियन टैक्सेस हैं उन टैक्सेस पे 2% का सेस लगा देगी कौन, यूनियन गवर्नमेंट। और इससे जो भी आपको फंडिंग मिलेगी, उससे जो भी पैसे आएंगे वो किस पे क्या खर्च किया जाएगा, वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। सेस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सेस बेसिकली याद रखो कि ये एक टैक्स पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टैक्स होता है, जिसको हम लोग सेस बोलते हैं, जैसे सरचार्ज होता है ना, उसी तरीके से उसको हम लोग पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेस लगाया गया है 2% एलिमेंट्री एजुकेशन पे गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करती है। तो ये सारे फंडिंग की एक्टिविटी मतलब के तरीके हैं गवर्नमेंट का, जहाँ से वो पैसे निकाल लेती है। डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप 2021-20 का डेटा है कि जो पर कैपिटा खर्च था, एक्सपेंडिचर था किस पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, वो देखो सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा था। सिक्किम और बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है, 96,000 रुपीज़ लगभग एक बच्चे पे खर्च कर रही थी, कब, आपका 2020-21 में सरकार। वहीं आपका बिहार में लगभग 10,000 रुपये ही खर्च कर रही थी। तो पॉपुलेशन डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मतलब कहने का मतलब कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अब देख लेते हैं हम लोग फ्यूचर पर्सपेक्ट पे। फ्यूचर में क्या होना चाहिए भाई, पहला है काम एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो यानी कि वाइल लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया रिमेन्स एज हाई एज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जितना भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास पॉपुलेशन था, उसके हिसाब से अगर देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुई है इंडिया में। आज लगभग आपका 70% से ज़्यादा लिटरेसी है इंडिया में। लेकिन फिर भी स्टिल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो इलिटरेट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मान लो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आप परसेंटेज वाइज तो आपको कम लगे कि अच्छा 3% या फिर जैसे 70% है, तो 30% ऑब्वियस सी बात है कि, हालांकि ये नया डेटा आएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा ये, तो जैसे 70% लिटरेट है तो 30% लिटरेट नहीं होगा। तो हमको लग रहा होगा चलो यार 70% तो है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इंडिया का 30% भी सोचो ना कि 140 करोड़ का अगर 30% आप निकाल दो तो कितना होगा, लगभग आपका 40 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो 40 करोड़ मतलब पीपल, मतलब कितनी कंट्री को आप मिला दो तो इसकी जनसंख्या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इतने लोग आपके इंडिया में इलिटरेट हैं। तो ये कह रहा है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया में इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है, जो पॉपुलेशन है, अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है इंडिया में। जेंडर इक्विटी की बात करें तो गैप जो है वो जेंडर जो मेल और फीमेल के बीच का जो लिटरेसी का गैप था वो क्या हुआ है, घटा है। पहले ज़्यादातर जो लड़के थे वो पढ़ते थे, मेल जो थे वो पढ़ते थे, लड़कियां कम पढ़ती थी। अब है ये चीज़ें जो है वो अवॉइड की जा रही है। तो ये जो गैप है, लिटरेसी गैप है वुमेन और मेल के बीच का, वो थोड़ा कम हुआ है। और विच इज़ पॉजिटिव फॉर सोशल स्टेटस एंड फर्टिलिटी रेट्स। जो सोसाइटी में भी इससे काफ़ी अच्छे चेंज आ रहे हैं। जो फर्टिलिटी रेट है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड वुमन होती है, जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, आप देखेंगे उस सोसाइटी पे फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो आप इतना बड़ा पॉपुलेशन इंडिया की है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा। हायर एजुकेशन पिरामिड देखो आप यहाँ पे कि एक पिरामिड की तरह है बेसिकली। पिरामिड का मतलब यहाँ पे क्या है कि शीर्ष पे कम है, मतलब जो टॉप पे कम लोग हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं लोग और धीरे धीरे एजुकेशन से निकलते जा रहे हैं। और हायर एजुकेशन लेने वाले जो लोगों की संख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी कम है। तो इंडियन एजुकेशन जो पिरामिड है वो काफ़ी स्टीप है, बिल्कुल इस तरह से है एकदम, ठीक है, स्टीप है बिल्कुल। स्टीप मतलब एकदम खड़ी ढाल वाला। मीनिंग फॉर फ्यूअर पीपल रीच हायर एजुकेशन लेवल, यानी कि मैंने आपको बताया कि टॉप पे काफ़ी कम लोग हैं
और बॉटम पे यानी कि प्राइमरी एजुकेशन लेने प्राइमरी स्कूल जाने वाले काफ़ी लोग हैं, सब लगभग जाते हैं, लेकिन उससे कम जा रहे हैं आपके ग्रेजुएशन में, उससे कम जा रहे हैं आपके मास्टर्स के लेवल पे, पीएचडी के लेवल पे तो बहुत कम जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट के बीच, क्यों 2011-12 का डेटा है ये 11-12 का, कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स वाज नियरली 30% कंपेयर टू ओनली 3 to 6% टू दोज विद प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जिसके पास कम पढ़ाई लिखाई है, जो सिर्फ प्राइमरी स्कूल गए हैं, उनमें सिर्फ 3 to 6% सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन जो ग्रेजुएट लोग थे, जो ग्रेजुएट फीमेल थे रूरल में, उनके पास 30% अनएम्प्लॉयमेंट था। इसके बहुत सारे फैक्टर्स देखो है। तो जैसे क्या है ना कि अगर कोई मान लो कि कम पढ़ा लिखा आदमी है तो वो कोई भी काम कर लेगा, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर लेगा, ये सारी चीज़ें कर लेगा, तो उसको काम मिल जाएगा, वो सारे काम अवेलेबल है इकोनॉमी में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट हो आप, मास्टर्स किए हुए हो, तो आप क्या करोगे, वो दिहाड़ी मजदूरी नहीं करोगे, तो आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो इसके कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट का वो गैप है बहुत ज़्यादा दिखता है। कहने का मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी उसके बीच अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कम पढ़े लिखे आदमी के बीच अनएम्प्लॉयमेंट कम है। कंक्लूजन कर लेते हैं आप। देखो अच्छा, ये एनालॉजी समझो पहले, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो हमने बात की है वो किस तरह से है। समझो कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप उसको रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल नहीं बना देते। पेट्रोल डीजल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफाइनमेंट के प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ेगा। ये जो क्रूड ऑयल है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग समझ लो, जो नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, ठीक है, ये वर्कर जो नॉर्मल है। ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो समझ लो कि ये पेट्रोल एंड डीजल है। तो इस नॉर्मल वर्कफोर्स को, नॉर्मल वर्कर को ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए इस रिफाइनमेंट के प्रोसेस से, यानी कि नॉर्मल कैपिटल मतलब कैपिटल बनने के लिए, ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए, यानी कि पेट्रोल और डीजल बनने के लिए इस क्रूड ऑयल को रिफाइनमेंट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरीके से अगर किसी ह्यूमन बींग को ह्यूमन कैपिटल बनना है तो उसको एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिफाइन कर करके जो है वो पेट्रोल और डीजल बनाना पड़ेगा, यानी कि ह्यूमन कैपिटल उसको बनाना पड़ेगा। यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके पास पोटेंशियल है, बट इज इट ओनली बिकम हाई वैल्यू फ्यूल, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो पेट्रोल डीजल हो जाएगा हाई वैल्यू फ्यूल, तभी बनेगा ये क्रूड ऑयल जब आप उसको ये जो है वो रिफाइनमेंट करेंगे थ्रू रिफाइनमेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। विदाउट दिस रिफाइनमेंट द इंजन ऑफ दिस इकोनॉमी कैन नॉट रन फुल स्पीड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच क्रूड रिसोर्सेस अवेलेबल। यानी कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि कितना भी आपके पास पॉपुलेशन हो, इंडिया के पास 140 आपका करोड़ पॉपुलेशन है, बट ये क्या है कि ये क्रूड ऑयल की तरह ही है। जब तक आप इसको रिफाइन नहीं करोगे, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड नहीं करोगे अच्छा, तब तक क्या है कि ये आपका कैपिटल कन्वर्ट नहीं होगा, ये आपकी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी, वाइल इंडिया हैज़ बिल्ट अ लार्ज, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्या आपका जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई और जो 5 चीज़ें हैं, ठीक है, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए और सोशल इक्विटी को अचीव करने के लिए भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने लार्ज स्टॉक बनाया है किसका, साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर का। इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हमारे पास है, साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा नंबर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट स्टिल इंडिया के पास क्या है कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो आपका जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया को है ये ज़रूरत है, नीड है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंश्योर दैट ग्रेजुएट आर अनइक्विप्ड जो है वो एम्प्लॉयबल स्किल। ये जो ग्रेजुएट्स हैं आपके, एजुकेट तो कर दोगे आप, लेकिन साथ में ये ध्यान देना पड़ेगा कि एजुकेशन पर सिर्फ नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके पास जो स्किल हो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, वो एम्प्लॉयबल हो। तो ये सारी चीज़ों की बात करता है इस चैप्टर। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।